हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 केसेस देख लिए थे कि वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कैसे सॉल्व की जाती है। उसके अलावा हमने साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस देखा था। कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है वो भी हमने देख लिया था। नाउ उसी में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना। इसमें सॉल्युबिलिटी के अंदर कई केसेस होते हैं। जैसे वाटर में सिंपल केस होता है वाटर में सॉल्युबिलिटी का, वाटर में कोई सॉल्ट कितना सॉल्युबल होगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स केएसपी। उसके बाद अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दें जिससे कि कोई कॉमन आयन प्रोवाइड हो रहा है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आप सबको पता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। देन दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस एक साथ एक ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हों तो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी को, तो उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। एंड नाउ सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मतलब अगर हमारे एक ही सॉल्यूशन में कई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का कोई सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, NaCl NaBr एंड सोडियम क्रोमेट, या NaCl KBr एंड सोडियम क्रोमेट, कोई भी ले सकते हैं, NaBr भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू। ठीक है, कोई भी हमने क्लोराइड ब्रोमाइड और क्रोमेट के सॉल्ट लिए और एक ही सॉल्यूशन में यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन में तीनों। अब हमें इन्हें सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट आउट कराना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्लोराइड का कंसंट्रेशन C1 है या NaCl का कंसंट्रेशन C1 है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में डालते ही टोटल डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर NaCl का कंसंट्रेशन C1 है तो क्लोराइड का भी C1 होगा, NaBr का C2 है तो ब्रोमाइड का C2 एंड सोडियम क्रोमेट का C3 है तो क्रोमेट का C3। अब हमने इन तीनों को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कराना है। तो मान लीजिए हमने बाहर से सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, बिकॉज सिल्वर आयन जो Ag+ वो AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgBr का भी प्रेसिपिटेट आता है येलो, और सिल्वर क्रोमेट का भी प्रेसिपिटेट आता है। तो हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होता है जो इन आयंस को, कोई पर्टिकुलर कैटायन ही इन तीनों आयंस को या जितने भी आयंस उसमें एनायंस प्रेजेंट है उनको प्रेसिपिटेट आउट करा सके। ठीक है, तो जब आप AgNO3 ऐड करोगे तो क्लोराइड AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, ब्रोमाइड AgBr का प्रेसिपिटेट देगा और क्रोमेट सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेट देगा। अब आपको ये देखना है कि कौन जल्दी प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि कौन जल्दी होगा? KSP ऑफ AgCl क्या होगा बेटा? तो आप कहेंगे सर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू क्लोराइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ KSP ऑफ AgBr, कंसंट्रेशन ऑफ AgN इनटू Br आयन, KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट तो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का स्क्वायर इनटू क्रोमेट आयन। अब हमने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया बाहर से। ठीक है, अब कौन सा जल्दी प्रेसिपिटेट आउट होगा, AgCl या AgBr, Ag2Cr4, वो इनके KSP पे डिपेंड करेगा। जिस एनायन के लिए केटायन का मिनिमम कंसंट्रेशन लगेगा वो कैसे पता चलेगा? देखिए, इसके AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना सिल्वर आयन लगेगा वो कैसे पता चलेगा? तो आपको कहोगे सर सिल्वर आयन कितना लगेगा? KSP ऑफ AgCl बाय क्लोराइड, KSP ऑफ AgCl बाय क्लोराइड, या सिंपली KSP ऑफ AgCl बाय C1, क्योंकि क्लोराइड का कंसंट्रेशन हमने C1 लिया था। यहां सिल्वर आयन कितना लगेगा? तो KSP ऑफ AgBr बाय ब्रोमाइड, ठीक है, या KSP ऑफ AgBr बाय C2, और यहाँ पे सिल्वर आयन कितना लगेगा? तो यहाँ सिल्वर आयन का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट ओवर KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट बाय क्रोमेट कंसंट्रेशन, यानी KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट बाय C3। तो यहां से आपने ये पता कर लिया कि कितने सिल्वर आयन से AgCl प्रेसिपिटेट होगा, कितने सिल्वर आयन से AgBr और कितने सिल्वर आयन से सिल्वर क्रोमेट। तो दिस the concentration of silver ion required will depend upon the KSP values of different electrolytes taken, right? समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए जरा सभी लोग, एक पॉइंट लिख लीजिए clearly the anion that will need, clearly the anion present in the solution that will need minimum amount of silver ion will precipitate out first. Minimum concentration of silver ion या minimum amount of silver ion will precipitate out first. ये है सिंपल सा लॉजिक। तो आपको पेपर में न्यूमेरिकल में क्या करेगा, वो आपको तीनों का KSP दे देगा और बोलेगा कि सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड कर रहे हैं, आप बताइए किसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले आएगा।
ठीक है, तो अब बता देना किसका, जिसके लिए सिल्वर आयन सबसे कम लगेगा उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले आएगा। बहुत आता है ये क्वेश्चन पेपर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और केस आपको इसी का सिखा देता हूं जो कि प्रैक्टिकल में बहुत यूज होता है ना? जब इनऑर्गेनिक में हम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं या लैब में सॉल्ट्स की एनालिसिस करते हैं, केटायन एनायन कौन से प्रेजेंट है, तो वहां ये लॉजिक बहुत यूज होता है। तो एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन में मान लो कॉपर आयन प्रेजेंट है एंड अब केटायन ले ले रहे हैं हम, मान लो कैडमियम आयन प्रेजेंट है। इस पे भी न्यूमेरिकल जेई का फेवरेट सम बनता है इस पे, ठीक है। कॉपर आयन और क्या प्रेजेंट है बेटा, कैडमियम आयन प्रेजेंट है एक ही सॉल्यूशन में। अब इन्हें हमें सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट आउट कराना है, राइट। हम इसमें इस सॉल्यूशन में जहां पे ये प्रेजेंट है दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हमें क्या करना होता है, देखिए किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगा उसके बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि क्या ऐड किया जाए। जैसे पिछले केस में पता था क्लोराइड ब्रोमाइड क्रोमेट तीनों सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, मैंने सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया था। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक किप्स एपरेटस होता है, मे बी आपने नेम सुना हो, उससे H2S गैस पास की जाती है। क्या पास करते हैं, H2S गैस। H2S गैस जब पास करोगे यहाँ से, तो कॉपर जो है वो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगा और कैडमियम जो है वो कैडमियम सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगा। फाइन। तो अब अगर हम इसका KSP देखें, KSP ऑफ कॉपर सल्फाइड, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन आपने C1 लिया था और इसका ये सब गिवन होगा बेटा न्यूमेरिकल में C2, तो KSP ऑफ कॉपर सल्फाइड आपको गिवन होगा, तो वो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, राइट। और एक है हमारे पास, तो यहां से आपको अगर पता करना हो कि कितना सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन लगेगा कॉपर सल्फाइड को प्रेसिपिटेट आउट कराने में, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि सर KSP ऑफ कॉपर सल्फाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन प्रेजेंट। इसके KSP में ये C1 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना सल्फाइड आयन चाहिए हमें। तो ये हो गया KSP ऑफ कॉपर सल्फाइड डिवाइडेड बाय C1, इक्वेशन 1। ऐसे ही KSP ऑफ क्या होगा, कैडमियम सल्फाइड होगा। ये क्या आ जाएगा, कैडमियम 2 पॉजिटिव और ये मान लो सल्फाइड आयन, ठीक है, कैडमियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फाइड आयन। तो यहां से सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन, ये सब डिपेंड करेगा कि इनका KSP कितना है। तो आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स वैल्यू होगी। KSP ऑफ कैडमियम सल्फाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन, मतलब KSP ऑफ कैडमियम सल्फाइड बाय C2, इक्वेशन 2। अब बताओ किसका प्रेसिपिटेट पहले आएगा, दिमाग लगाइए, किसका प्रेसिपिटेट पहले आएगा। तो योर आंसर शुड बी सर प्रेसिपिटेट यहाँ पे आएगा जिसके लिए लेसर सल्फाइड आयन रिक्वायर्ड होगा, और लेसर सल्फाइड आयन उसके लिए रिक्वायर्ड होगा जिसका KSP कम है फिलहाल, तो ठीक है। तो लिख लीजिए क्लियरली द कैटायन दैट विल नीड लेसर अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन, the cation that will need lesser amount of sulfide ion will precipitate out first, ठीक, lesser amount of sulfide ion will precipitate out first। तो आपको पेपर में देखना होगा कि किसके लिए सल्फाइड कम लग रहा है। एक और समझाता हूं आपको, देखो जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे ना तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द KSP ऑफ सॉल्ट्स ग्रुप्स बताए जाएंगे, ग्रुप 0 से लेके 1 2 3 4 आगे ग्रुप्स बताए जाएंगे। वो ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, वो ग्रुप्स KSP के बेसिस पे बनाए गए हैं, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, लाइक दैट। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो डिटेल में हम लोग सॉल्ट एनालिसिस जब इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तब उसकी बातें करेंगे। मैं आपको बताता हूँ 2 ग्रुप्स, एक सेकेंड ग्रुप, ठीक है ना, सेकेंड ग्रुप और एक फोर्थ ग्रुप। इन दोनों के मेटल आयन सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट किए जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप दोनों के ही मेटल आयंस लिख लीजिए, द मेटल आयंस ऑफ बोथ ग्रुप। अब बेटा ये ग्रुप आप पीरियोडिक टेबल पे मत चले जाना प्लीज, इस ग्रुप का पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है।
ये KSP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रुप बनाए गए हैं। जिन सॉल्ट्स का KSP कम है उससे, जैसे 2 और 4 है तो KSP कम वालों को ग्रुप 2 में रखा गया, KSP हाई वालों को ग्रुप 4 में रखा गया। ये सब हम आगे सॉल्ट एनालिसिस में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए द मेटल आयंस ऑफ, जैसे कोई भी मेटल आयन है, मेटल आयन ऑफ group 2 and 4 are precipitated as their metal sulfide, नोट करो बेटा, ये थर्ड एग्जांपल लिखिए। The metal ions of group 2nd and 4th are precipitated as their metal sulfide, ठीक है, ओके। तो जैसे इनके कोड भी होते हैं वो आगे आपको बताएंगे। 4th ग्रुप में कौन कौन से मेटल आयंस हैं? निकल है ना, कोबाल्ट है, मैग्नीज है और जिंक है ना, नीको मंजन। ये सब कोड आपको बताएंगे जब हम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में भी AG, हाजी है ना, ऐसे कोड्स बनाए गए हैं तो वो आपको सब बता दिए जाएंगे, ठीक है। AG, हाजी, पिला भाई, लेड है ना, AG, हाजी, पिला भाई, कैडमियम वगैरह सब इसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए खैर मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ। अब मान लो कि आपको ये जो सॉल्ट दिया, ये सॉल्यूशन दिया है, मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर 2 आयन सपोज दैट, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, इसका भी कोड आपको बताया जाएगा बाद में, है। और ये निकोमंजन, ये सारे कोड्स बताए जाएंगे। अभी तो आपको ये देखो कि ये जो 4th ग्रुप के मेटल्स हैं, इनके सल्फाइड्स का KSP जो है, KSP ऑफ 4th ग्रुप मेटल सल्फाइड्स इज ग्रेटर देन KSP ऑफ 2nd ग्रुप मेटल सल्फाइड। ये ग्रुप बनाया ही इसी बेसिस पे गया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए इस सॉल्यूशन के अंदर एक आपको जैसे एनालिसिस के लिए आपको लैब में एक पाउडर दिया गया, व्हाइट पाउडर, उसमें मान लो 2nd ग्रुप का एक केटायन है और एक 4th ग्रुप का केटायन है, सब तो उसे आपने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे, चलो मैं ले लेता हूँ, Pb2+ है जिसका कंसंट्रेशन C1 है, और यहां से हम ले लेते हैं, चलो निकल ले लेते हैं, Ni2+ है जिसका कंसंट्रेशन C2। आपको पाउडर दिया गया, आपने वाटर में डिसॉल्व करके, डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब दोनों को ही सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट कराना है, तो क्या करेंगे हम? H2S गैस पास करेंगे, है ना, दोनों से ही क्या पास कर देंगे? H2S गैस। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, H2S गैस पास करोगे तो लेड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा PbS के फॉर्म में, और निकल प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा निकल सल्फाइड के फॉर्म में। ये आ गए प्रेसिपिटेट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार मुझे निकल का प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेड, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कराना है, मुझे सिर्फ लेड का प्रेसिपिटेट चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, KSP ऑफ PbS है ना, KSP ऑफ PbS क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Pb2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, और KSP ऑफ निकल सल्फाइड क्या होगा? तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो किसका प्रेसिपिटेट पहले आएगा? तो जिसके लिए कम सल्फाइड लगे। अब किसके लिए कम सल्फाइड लगेगा? तो आप कहोगे सर जिसका KSP कम हो। तो KSP किसका कम है? तो आप कहोगे सर सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप में कौन था? लेड, यानी इसका प्रेसिपिटेट पहले आएगा। लेकिन यहाँ एक केयर लेनी होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया, इन दोनों में से लेड सल्फाइड या निकल सल्फाइड में से किसका प्रेसिपिटेट पहले आएगा? तो जो जिसके लिए कम सल्फाइड आयन चाहिए उसका प्रेसिपिटेट पहले आएगा। लिख लो क्लियरली, आउट ऑफ Pb2+ एंड Ni2+, out of Pb2+ and Ni2+, the cation that needs Pb2+ and Ni2+, the cation that need lesser amount of sulfide ion will precipitate out first. Lesser amount of sulfide ion will precipitate out first. ठीक है ना? अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपको इसका प्रेसिपिटेशन कराना है, इसका नहीं कराना है, तो क्या करें या क्या एक्चुअली किया जाता है? तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे, यहाँ लिखिए नीचे, इन सेकेंड ग्रुप H2S gas is passed
in presence of HCl, HCl की प्रेजेंस में हम H2S गैस पास करते हैं। क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, है ना। देखिए क्यों करते हैं। H2S जब आप पास करोगे तो ये डिसोसिएट होके H आयन प्लस सल्फाइड आयन बनाएगा। एक साथ डिसोसिएशन लिख दिया मैंने। अब ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियल डिसोसिएशन हुआ और सल्फाइड आयन आपका मिल गया, और इस सल्फाइड आयन को यूज करके लेड और निकिल जो भी हैं जिसके KSP के इक्वल हो जाएगा यानी प्रोडक्ट, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। HCl की प्रेजेंस में क्यों, तो HCl की प्रेजेंस में आपको मालूम है कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट होगा। ये जो H आयन बनेगा ये कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, तो क्योंकि ये ऊपर में है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको कहोगे सर इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। बोलो यस और नो, कहोगे यस सर। अब बताओ, इसका KSP कम है, इसका KSP ज्यादा है, तो सल्फाइड आयन अगर मैंने कम कर दिया तो क्या ये प्रेसिपिटेट आउट होगा, आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि सर इसका प्रेसिपिटेशन तो तभी होगा जब इन दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP के बराबर आ जाए, और हमें अच्छे से पता है कि KSP ऑफ फोर्थ ग्रुप इज ग्रेटर देन KSP ऑफ सेकंड ग्रुप। तो सिर्फ सेकंड ग्रुप का प्रेसिपिटेशन और लेड का प्रेसिपिटेशन हो और निकल या इनमें से किसी का प्रेसिपिटेशन न हो, उसके लिए मैंने HCl की प्रेजेंस में H2S पास किया, जिससे कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, है ना, उतना ही मिले जिससे कि कम से कम सेकंड ग्रुप वाले सल्फाइड ही प्रेसिपिटेट आउट हो, न सल्फाइड आयन सफिशिएंटली एक्सेस में होगा जिससे कि यहां के KSP को इक्वेट कर सके और न फोर्थ ग्रुप का मेटल सल्फाइड्स का प्रेसिपिटेशन आएगा। इसको कहते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। मतलब एक दो कैटायंस थे, उसमें से हमने एक को प्रेसिपिटेट आउट करा लिया और एक को वहीं रहने दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए साहब, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा बेटा कि किसकी KSP कम है, क्या पास कर रहे हो। जैसे मान लो HCl की जगह बेसिक मीडियम होता तो बेसिक मीडियम का OH माइनस इस H आयन को कंज्यूम करने लगता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आने लगता है। तो फॉरवर्ड आने लगता तो ऑब्वियसली अगर सल्फाइड आयन सफिशिएंट हो जाएगा तो इसको भी प्रेसिपिटेट आउट कराएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये मत बोलना कि फोर्थ प्रेसिपिटेट हो गया और ये बचा हुआ है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के मेटल सल्फाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए ज्यादा सल्फाइड आयन चाहिए। तो बेटा जब ज्यादा वाला प्रेसिपिटेट आउट हो गया तो कम वाला क्यों नहीं प्रेसिपिटेट आउट होगा, ये तो पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो अगर फोर्थ ग्रुप के मेटल सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन का लॉजिक लगाओगे तो सेकंड ग्रुप 100% प्रेसिपिटेट आउट होना है। आप एक जगह कंट्रोल कर सकते हो, क्या सल्फाइड का अमाउंट कंट्रोल कर दो, इतना सल्फाइड आयन हो ही ना कि निकल सल्फाइड प्रेसिपिटेट आउट हो, तो सेलेक्टिवली आप लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन करा सकते हो। समझ गए कि नहीं। तो इनमें से किसी भी केटायन का प्रेसिपिटेशन रोकना है और इनमें से किसी का भी प्रेसिपिटेशन कराना है तो बेस्ट आइडिया है कि H2S तो पास करो लेकिन सॉल्यूशन में HCl मिला दो, तो H2S का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, सल्फाइड उतना ज्यादा सल्फाइड आयन नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा दैट विल बी सफिशिएंट टू precipitate out lead as lead sulfide, and selectively therefore we have precipitated lead sulfide and leaving nickel sulfide in the solution intact। आ गया समझ में। इसको कहते हैं, वो सब KSP पे डिपेंडेंट है, कितना सल्फाइड आयन है लगेगा, इसको कहते हैं हम सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। नीचे लिखिए, since KSP of second group metal sulfides is less than KSP of second group metal sulfide is lesser than that of fourth group metal sulfide, therefore even a small amount of sulfide ion is sufficient, even a small amount of sulfide ion is sufficient to precipitate out second group metal sulfides, and thus to control the amount of sulfide ion, in order to prevent the precipitation of fourth group metal sulfides, H2S gas is passed in presence of HCl। ये पूरा नोट कर लीजिए, H2S gas is passed in presence of HCl because
the HN furnished from HCl, the HN furnished from HCl will cause common ion effect and thus dissociation of H2S, and thus dissociation of H2S will suppress. Dissociation of H2S will suppress. Due to this, the concentration of sulfide ion decreases. Due to this, the concentration of sulfide ion decreases, and the remaining sulfide ion is only sufficient. Remaining sulfide ion is only sufficient to precipitate out second group metals as metal sulfide. Second group metals as metal sulfide, but not fourth group. इनऑर्गेनिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जेईई एडवांस के लिए, सॉल्ट एनालिसिस। उसमें और डिटेल में हम इस पे बातें करेंगे। तो केएसपी का लॉजिक कैसे लगता है वो बता दिया, ठीक है। तो बेटा ये आपने एक प्रेसिपिटेशन का केस देख लिया हमने, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, किसको प्रेसिपिटेट आउट कराना है, नहीं कराना है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अगर कम चाहिए तो कॉमन आयन इफेक्ट लगवा लो, ज्यादा चाहिए तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ड्रिफ्ट करो, ओके। फोर हो गया। फिफ्थ केस, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्प्लेक्स आयन बनने लगते हैं जब हम सॉल्युबिलिटी की बातें करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, पहले मैं इसका थोड़ा सा लॉजिक समझा दूं, फिर एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि इस पे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उनसे कैसे उनको रिजॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कॉपर का कोई सॉल्ट है, उसको आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो और वाटर में हमने थोड़ा एक्वस अमोनिया लिया हुआ है ना। वाटर प्योर वाटर है तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं आप पढ़ चुके हो। मैंने उसमें थोड़ा सा एक्वस अमोनिया नहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो क्या होगा यार। तो देखिए अमोनिया जब लोगे तो कॉपर, पहले तो आप लॉजिक सीखो फिर मैं आऊंगा केएसपी पे। उसके पहले होता क्या है, जैसे मान लो कॉपर आयन, जो कॉपर का सॉल्ट लिया है उससे कॉपर आयन मिलेगा, वो आपके अमोनिया से रिएक्ट कर जाता है, अमोनिया से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो एक्वस, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये हम 12th में इनऑर्गेनिक में टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ये अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो कॉपर के ऑर्बिटल्स में डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं CuNH3 2 पॉजिटिव टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड आयन। ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है बेटा। और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में KF भी लिखा जाता है, पेपर में आपको KF, दिस इज फॉर्मेशन कांस्टेंट। और वो होगा क्या? CuNH3 2 पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है वो, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया टू द पावर 4। ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है। जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना स्टेबल बनेगा। क्या कहते हो? बराबर। तो ये स्टेबल है तभी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा, अगर स्टेबल बनता है तो जितना ज्यादा न्यूमरेटर होगा KF उतना ज्यादा आएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उसके फॉर्मेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। मोर स्टेबल, इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ये एक्चुअली आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का फील आ सके उसके लिए सिखाया जा रहा है कि भैया कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फॉर्मेशन कांस्टेंट, पहली बात। अब अगर हम कहें कि क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स CuNH3 2 पॉजिटिव है ना, ये डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है, तो क्या बनाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 4NH3, उसी को हमने रिवर्स लिख लिया 4NH3 एक्वस, बराबर है। तो यस सर, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट या कई बार इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट था क्योंकि इसके न्यूमरेटर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना, या शॉर्ट में KD भी बोल देते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट।
तो ये क्या आएगा, आप कहोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन into concentration of ammonia to the power 4 upon concentration of complex Cu NH3 whole 4 2 positive। समझ गए? तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें तो हमें यहां से मिल जाएगा therefore Kf equal to 1 by Kd। आया कि नहीं बेटा? ये बहुत काम आएंगे कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स में, नोट करिए पहले इसको। Kf equal to 1 by Kd। तो अभी तो आपने सीखा कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, पहले तो कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, उसके बाद उसका डिसोसिएशन कैसे होता है। ठीक है, नोट करिए प्लीज। तो फॉर्मेशन और डिसोसिएशन आपने कॉम्प्लेक्स का देख लिया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अब आपको देखना है कि एक एग्जांपल से इसको समझेंगे हम लोग कि मान लो सिल्वर क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, लिखिए हेडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। नोट करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलो अब देखो जरा, अब यहां से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो सिखाता हूं। ये तो लॉजिक बताया मैंने कि Kf और Kd क्या होता है एंड कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होकर सॉल्युबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, बहुत अच्छे से समझना है अपने को। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले AgCl सॉलिड, इसका अगर हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस, इसमें तो हम चैंपियन, ये तो हम फटाफट निकाल देंगे। तो मान लीजिए कि AgCl की सॉल्युबिलिटी x है, सपोज यहाँ पे कितनी है वाटर में, x है, ऑलराइट, नो इश्यू। अब लेकिन हम वाटर में सॉल्युबिलिटी तो देख नहीं रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी, एक्वस अमोनिया में। तो जो सिल्वर आयन है, ये सिल्वर आयन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, ट्वाइस NH3। ये सब कौन किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। देखिए ये सिंपल लेविस एसिड बेस रिएक्शन है, वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए इधर और यहाँ पे लोन पेयर चाहिए जिससे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकता है। तो Ag ने क्या किया, अमोनिया के साथ क्या कर लिया बेटा, कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 होल ट्वाइस और सिंगल पॉजिटिव। अभी कॉपर के साथ 4 अमोनिया लगे, सिल्वर के साथ 2 ही लगे, इस सभी लॉजिक्स आपको कोऑर्डिनेशन में बताए जाएंगे, 2 क्यों, 4 क्यों, 6 क्यों। ठीक है, दैट आई लेट यू नो, उसके पीछे की साइंस आगे एक चैप्टर में आएगी। फिलहाल तो यहाँ पे 2 ही एग्जांपल, एक कॉपर का अमोनिया से, एक सिल्वर का अमोनिया से, उसे याद रखिए। रिएक्शन दी जाती है पेपर में, जनरली रिएक्शन भी दे देता है, वो कहता है भैया मुझे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है, करके बताओ। अच्छा जी, अब देखिए जरा, यहाँ पे सिल्वर आयन बना था X, बहुत ध्यान से देखना। अब मान लो X में से Y मोल रिएक्ट कर गया, देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सेट हो गया ये वाटर में, और उसके बाद तुरंत अमोनिया से रिएक्शन। मान लो अमोनिया के हमने Z मोल लिए थे, Z मोल, ठीक है ना, ये 2 तो इसकी लिया है, Z मोल लिया था, तो Z में से कितना रिएक्ट कर जाएगा, आप कहोगे सर 2Y मोल रिएक्ट कर जाएगा, ये तो हमें सब पता है। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अगर ये x माइनस वाई है तो आप कहोगे सर ये भी x माइनस वाई होगा, इसमें तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। और ये बनेगा कितना, तो ये बनेगा बेटा y। अब आपके पास यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम सेट हो गए, दोनों की इक्वेशन बना लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो यहां से क्या आएगा बताओ, यहां से आएगा KSP ऑफ AgCl, क्या आएगा बच्चों बताओ, तो आप कहोगे सर x माइनस वाई इंटू एक्स आएगा, इक्वेशन 1। और ये क्या है बेटा, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये क्या आ जाएगा, y अपॉन x माइनस वाई अपॉन z माइनस 2y। ये बन गए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस, समझ रहे हो। अब मैं आपकी हेल्प करूंगा न्यूमेरिकल को और सिंपल कैसे करना है, ठीक है।
एक ट्रिक बताता हूँ वैसे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल है, तो मैं अब आपको और थोड़ा सा इसको सिंपल करना सिखाता हूँ। एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है, इनका केएफ बहुत ज्यादा होता है, इसका केएफ 10⁶ के भी लगभग ऊपर है। तो ये बताओ बेटा कि अगर ये केएफ बहुत ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम किधर आ रहा है, एक्सप्लेन। आपको भी सर फॉरवर्ड आ रहा है, केएफ दिया जाएगा, केएफ देख के आइडिया लग जाता है। इसका केएफ जो है ना, केएफ ये 10⁶ से भी ज्यादा होता है रफली। तो बेटा आपको तो मालूम है 10⁶ केएफ आने का मतलब कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्टिव प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। यस, तो अगर ऑलमोस्ट रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है बेटा जी, तो ये तो पता है ना कि फिर ये जो y है वो अप्रोक्सीमेटली x के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? अरे यार, x में से y मोल निकला तो ये बना, और अगर ये बहुत ज्यादा बन रहा है तो ऑलमोस्ट सिल्वर आयन कंज्यूम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, सिंस वैल्यू ऑफ KF is very high, therefore almost all, since रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम all मत बोल देना, 100% तो रिएक्शन कंप्लीट होगी नहीं, थोड़ा बहुत तो सिल्वर आयन बचा रहेगा। जेई एडवांस में वही पूछ देगा कि सिल्वर आयन बचा कितना है, भले कम बचा है मुझे तो बताओ कितना बचा है, ठीक है। बी केयरफुल, ये मत कहना पूरा चला गया सर, इसको 0 कर दो, खत्म करो बात। 0 कर दोगे तो फिर सोच लो क्या होगा। तो बताइए, और वैल्यू ऑफ केएफ इज वेरी हाई, देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल सिल्वर आयन विल कंज्यूम, and therefore y will be approximately equal to x. Am I right? y will be approximately equal to x, not equal to x. गलती से भी मत लिख देना भाई। तो बताओ अगर y approximately equal to x है बच्चों, तो z minus 2y will be approximately equal to z minus 2x। जे एडवांस वाले बच्चों को बहुत केयरफुली देखना है, और यहाँ पे तो y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। ये मैं आपको न्यूमेरिकल को आसान करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल कैसे इजी किया जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ से ये न्यूमेरिकल KF आपका कुछ और बन रहा है क्या? देखो KF मतलब KF का फॉर्मूला क्या आएगा, नया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स मैंने कम कर रहा हूँ। तो वेरिएबल्स अगर कम कर रहा हूँ तो देखो क्या क्या आएंगे, y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x समझ में आ गया। तो ये बताओ z माइनस 2x हो गया वो, है ना, एक तो z माइनस 2x हो गया, y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। और रिएक्शन के बाद x माइनस वाई ये अप्रोक्सीमेटली नील हो जाएगा, अप्रोक्स नॉट 100%। अब सुनिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में मास्टरी है आपको कि जब दो इक्विलिब्रियम को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो जरा ऐड करके बताओ यार, ऐड करके बताओ क्या आएगा। तो इक्वेशन 1 + 2, ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए, तो ये आएगा AgCl सॉलिड, ठीक है ना, सिल्वर सिल्वर आयन कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ट्वाइस NH3 एक्वस रिवर्सिबली गिव्स, क्या आएगा बोलो, Ag पॉजिटिव तो कैंसिल हो गया, AgNH3 ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cl माइनस, यही बनेगा। तो बताओ जरा, इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड करके ये निकाला तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कौन बताएगा? आपने इतने क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा कि अगर A gives B, A gives B and then B gives C है, तो इसको जब ऐड करते हैं A gives C आता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2, तो इसका K क्या हो जाता है, आप सबको मालूम है K1 × K2 हो जाता है, सॉल्व करके देख लो यार, K1 × K2 हो जाता है। तो इसका अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, दोनों का इक्विलिब्रियम क्या क्या है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा सर KSP × KF
यही सब दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। KSP, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF था, मैंने इनटू कर दिया। तो अब बताओ KSP इंटू KF क्या आएगा। अब ये याद रखना है, यहाँ से फॉर्मूला, पूरा लॉजिक मैंने सिखा दिया। एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। KSP इंटू, यहाँ से मैं ये आपको समझाने के लिए था। देयरफॉर अब देखो KSP इंटू KF इक्वल टू क्या आ जाएगा, लगाओ दिमाग। ये वाला लॉजिक यूज करेंगे अब अपन। y तो गायब, y इक्वल टू x हो गया, तो ऊपर आ गया x अपॉन, वो ऑलमोस्ट फिनिश है, और ये हो जाएगा z माइनस 2x, और अमोनिया 2 थे तो उसका स्क्वायर होगा, भूलना नहीं, ये स्क्वायर ही निपटा देगा नहीं तो, ठीक है ना। आ गया समझ में? तो नोट कर लीजिए जरा फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा, क्लोराइड का भी तो कंसंट्रेशन आएगा यार, नहीं समझ रहे हो? यहाँ तो क्लोराइड भी बना, एक सेकेंड रुकना। ये ऑलमोस्ट, ये 2 ट्वाइस NH3 कितना था बताओ? तो आप कहोगे सर ये Z माइनस 2x था, ठीक है। ये कितना बना है? AgNH3 ट्वाइस, तो Z y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, और क्लोराइड कितना था? वो भी तो x था। तो इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए? तो क्या फॉर्मूला बन गया बताओ? देयरफॉर x अपॉन Z माइनस 2x इक्वल टू रूट ओवर, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। जेईई एडवांस में जब क्वेश्चन उसी में आएगा, और कहीं तो खैर सवाल नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ओलंपियाड KVPY में आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को इस कॉम्प्लेक्स, देखो लॉजिक इसलिए सिखाया जाता है, सिल्वर की जगह कॉपर ले लिया तो ये 4 हो जाएगा, पावर 4, तो सीधे अगर फॉर्मूला लिखा देंगे तो हर रिएक्शन पे थोड़ी वैलिड है, तो कंसेप्ट भी आना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहां से आपको एग्जामिनर KSP देगा, KF देगा, X अगर निकलवाता है तो X का मतलब क्या हो गया कि आपसे क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बोलेगा, है ना, ये इसका कंसंट्रेशन कितना है ये बोल देगा। Z निकलवा सकता है कितना इनिशियल अमोनिया लिया था, ठीक है। तो स्पेशली जेईई एडवांस के बच्चों को ये कंसेप्ट आना चाहिए। अच्छा, कई बार एग्जामिनर का मूड मान लो घूम गया, कहता नहीं साहब आपने ये तो एज्यूम कर लिया था कि पूरा गया, लेकिन थोड़ा तो बचा होगा, क्या? सिल्वर आयन, है ना। ये जो रिएक्शन आपने लिखी थी तो कितना सिल्वर आयन बचा है वो कैसे निकाला जाए, देखिए ये नोट लिख लीजिए सभी बच्चे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, हमने तो मान लिया ना कि वो पूरा खत्म हो गया, बट पूरा तो खत्म कभी होता ही नहीं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट Ag ion concentration remaining in solution, क्या करोगे देखो मैं बताता हूं आपको। KSP ऑफ AgCl पता है बेटा? आपको यस सर, KSP ऑफ AgCl होता है Ag आयन इंटू Cl माइनस, KSP गिवन होगा। क्लोराइड आयन क्या था? X था, तो यहां से आप सिल्वर आयन पता कर लो। Ag आयन रिमेनिंग क्या हो जाएगा बताओ? KSP ऑफ AgCl बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, मतलब KSP ऑफ AgCl अपॉन X। X कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, नोट कर लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया। ये बेटा जेईई एडवांस वाले बच्चों को तो 100% आना चाहिए ये कंसेप्ट, इसमें कहीं भी आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। नीट वगैरह में पॉसिबल नहीं है ये आना, लेकिन हाँ किसी भी ओलंपियाड, KVPY एंड जेईई एडवांस्ड उसमें तो आएगा ही आएगा, उसके ही लिए बनाया गया है ये। चलिए अब एक सॉल्युबिलिटी में लास्ट टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, सिल्वर साइनाइड। इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लगभग हर एग्जाम में आते हैं। वो पूछता है सिल्वर साइनाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी कि एसिडिक सॉल्यूशन में ज्यादा होगी कि बेसिक सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक नोट लिख लीजिए, नोट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN सिल्वर साइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सीखिएगा। वैसे आप बहुत आसानी से सीख सकते हो इसको, एक बार देख लोगे ना फिर तो आप पेपर में देखते ही बता दोगे किस में ज्यादा सॉल्युबल है। चलिए
सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN। सबसे पहले वाटर में देखते हैं, ठीक। इन वाटर बहुत ध्यान से देखिए, AgCN जो है AgCN सॉलिड, वाटर H2O है ना, लिक्विड एक्वा से तो सॉल्वेंट है, ठीक। इसमें क्या बनाएगा बेटा, पहले एक काम करते हैं हम लोग, AgCN का एक सेकेंड, पूरा वाटर से रिएक्शन लिखने की बजाय पहले AgCN का KSP लिख देते हैं, ठीक। तो AgCN डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cn माइनस एक्वस, ठीक। ये बनाएगा Ag पॉजिटिव, AgCN डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cn माइनस। यहां से आप उसका KSP निकाल लोगे, बराबर है कि नहीं, यहां से आपको KSP मिल जाएगा, और एक बार KSP मिल गया तो फिर आप आराम से उसका वाटर से रिएक्शन करा दीजिए फिर, ठीक है ना। साइनाइड और सिल्वर आयन में से साइनाइड को वाटर से रिएक्ट करा दो और निकाल दो। पहले देखो, जैसे मान लो AgCN सॉलिड एक्वस और ये भी एक्वस, ठीक। तो अब ये जो साइनाइड आयन है वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है, अभी देखा था आपने एक केस, तो क्या बना देगा बताओ, HCN प्लस OH माइनस। ये है लॉजिक। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी, मैंने आपको याद होगा जब से सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तब भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि वी आर इग्नोरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी आयन। हम सिर्फ सॉल्युबिलिटी का केस देख रहे हैं, किसी भी आयन को हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे हैं। यहां हम लॉजिक देख रहे हैं कि अगर आपका कोई केटायन या एनायन हाइड्रोलाइज हो जाए तो क्या होगा। तो यहां मैंने एक केस ले लिया कि एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है। अब सुनिएगा, मान लें सिल्वर साइनाइड की सॉल्युबिलिटी X थी वाटर में, अब साइनाइड फिर रिएक्ट कर रहा है X, तो अगर साइनाइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो इसका Y मोल, आप कहोगे यस सर, रिएक्ट कर जाएगा तो ये Y और Y बन जाएंगे, इजंट इट। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो ये X माइनस Y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख के बताओ आप कि KSP ऑफ AgCN क्या आएगा, बोलिए KSP ऑफ AgCN क्या आएगा, तो आप फटाफट बता दो कि KSP ऑफ AgCN वो आ जाएगा X इंटू X माइनस वाई, बराबर है, X इंटू X माइनस वाई। और एक और बात, ये तो KSP, ये क्या हो रहा है, कुछ याद आया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, तो आप चैंपियन हो हाइड्रोलिसिस के, आप कहोगे सर हम तुरंत बता देंगे KW बाय KA। कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस, तो उसका KH क्या होता है, KW बाय K। इसको हम यहाँ पे KH को मैंने बताया था KB भी कह सकते हैं, KB ऑफ साइनाइड आयन कह सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे जो KH है वो KB ऑफ साइनाइड आयन भी हो सकता है, क्यों, अरे बेटा K इंटू KB इक्वल टू KW होता है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आ गया, KW बाय KA, और उसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर y स्क्वायर अपॉन x माइनस y। ये दो इक्वेशन पता चल गई आपको। और अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो बोलो, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो आपको मालूम है ये दोनों का इनटू हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों का इनटू हो जाएगा, बराबर है, क्लियर हुआ। तो चलो ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, AgCN सॉलिड सिल्वर साइनाइड साइनाइड कैंसिल प्लस H2O इज गिविंग, क्या क्या बन रहा है बेटा, HCN प्लस Ag पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो आप फटाफट बता देना कि सर ये है KSP इंटू KH या KB ऑफ साइनाइड, और ये आएगा कितना बोलो, तो ये इन दोनों को इंटू कर दो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर मुझे कहीं न्यूमेरिकल अगर सामने दिख जाए उसके लिए सिखाया, यहाँ पे मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ कि सिल्वर साइनाइड की सॉल्युबिलिटी आपने वाटर में देख ली। अब सुनिए, इन बेसिक मीडियम, यहां सिल्वर साइनाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में हमने चेक कर ली कि वाटर में सॉल्युबिलिटी जब भी हो रही है और साथ में साइनाइड आयन की हाइड्रोलिसिस हुई तो OH आयन माइनस आ गया। अगर बेसिक मीडियम
में आपसे कभी सॉल्युबिलिटी पूछ दी जाए तो बेसिक मीडियम में OH आयन कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट हो जाएगा। क्या कहते हो? इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट हो जाएगा। तो बैक अगर शिफ्ट हो गया तो इसका सीधा मतलब क्या है बताओ? इसका सीधा मतलब है कि बेसिक मीडियम में सिल्वर साइनाइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखो, इन बेसिक मीडियम सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर साइनाइड विल बी लेस, solubility of silver cyanide will be less due to common ion effect, due to common ion effect, नोट करें, due to common ion effect। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से ये solubility पे असर आ रहा है बेसिक मीडियम में। तो इन बेसिक मीडियम solubility of silver cyanide decreases in comparison to water due to common ion effect। चलो अब एसिडिक मीडियम में देख लेते हैं, है ना। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है कि सर एसिडिक मीडियम में कैसे निकालेंगे। एसिडिक मीडियम में आपको मिलेगा H आयन कंसंट्रेशन, है ना, H आयन कंसंट्रेशन मिलेगा। बोलो यस सर। चलिए देखते हैं। तो यहां से मैं चेंज कर रहा हूं, लिख लो केस। वाटर में देख लिया आपने, बेसिक मीडियम में तो इक्वेशन देख के ही आ गया समझ में, ठीक, इक्वेशन देख के ही समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इन एसिडिक मीडियम, यहां लिख लीजिए इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हम निकाल लेंगे और उससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अनडाउटेडली। लेकिन आ कहां से रहा है वो तो बता दो। तो ये चलो यहां तक तो आपको पता है। अब क्या होगा एक्चुअली, साइनाइड जो है वो फिर से एसिडिक मीडियम में H आयन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आप कहोगे सर HCN बनाएगा। ठीक है कि नहीं? सुनिएगा ध्यान से। साइनाइड आयन ने क्या किया, H आयन से रिएक्शन कर लिया, H आयन एसिडिक मीडियम से आया, HCN बना लिया। अब इसका तो चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर वही हो गया। यहां से मान लो X मोल जो है उसमें से X था, उसमें से Y मोल रिएक्ट कर गया, और मान लो इसके Z मोल लिए थे उसमें से Y मोल रिएक्ट कर गया और ये Y मोल बन गया। ओ सही है, ठीक है भाई। अब इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहोगे, कोई बताएगा? आप कहोगे सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 1/K होगा। HCN का डिसोसिएशन जब होगा, मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं, HCN जब डिसोसिएट होगा तो H आयन प्लस CN आयन माइनस बनेगा। इसका K क्या होता है? आप कहोगे सर H आयन इंटू CN आयन अपॉन HCN, यही होता है। तो बेटा इसका तो उल्टा है ना, तो 1/K हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से K की जो वैल्यू है, K की वैल्यू ये अराउंड K ऑफ HCN, K ऑफ HCN जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻9 होती है। तो बताओ 1/K क्या हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻9। कुछ आइडिया लग रहा है इससे ये आइडिया लग रहा है कि यार ये रिएक्शन तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में जा रही है, क्योंकि 1/K या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 10⁻9। पिछले केस में जब कॉम्प्लेक्स वाला देख रहे थे तो 10⁻6 था। मतलब यहां हम ये मान लेंगे, नीचे देखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अबव रिएक्शन, since the value of equilibrium constant of above reaction is very high, therefore reaction will proceed almost completely in forward direction। फिर वहां से क्या assumption आएगा, assumption क्या लेंगे हम बताइए? तो ये आएगा कि y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली x के इक्वल हो जाएगी। फिर वही, अगर रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड जा रही है तो लगभग x बट नॉट ऑल। समझ गए वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है। पिछला केस भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। तो y विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x हो जाएगा। तो हम जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, हाँ, y अप्रोक्सीमेटली x होने से z माइनस y, इसको हम कैसे लिखेंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? ये आ जाएगा z माइनस x, ठीक। और दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, तो जरा इक्वेशन 1 + 2 करके बताओ क्या आएगा? तो आएगा AgCN सॉलिड, साइनाइड कैंसिल, प्लस H पॉजिटिव। ये मैं क्या कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, क्यों? जिससे कि इन दोनों का इंटू कर सकूं, ऑब्वियस सी बात है। H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव प्लस HCN,
हमें ये भी देखना है ना कि एसिडिक मीडियम में सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। बेसिक में तो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। चलिए भाई, ये आ गया आपका, वैसे समझ गए हो गया एसिडिक मीडियम पे क्या असर पड़ेगा, है ना। आपका साइनाइड और रिएक्ट करने लग रहा है और इक्विलिब्रियम आगे भाग रहा है। तो जब एसिडिक मीडियम ला रहे हो तो एच आयन साइनाइड से रिएक्ट करके आगे भगा रहा है इक्विलिब्रियम को, तो सिल्वर साइनाइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना। बेसिक में कॉमन आयन इफेक्ट से घट रही है। चलिए खैर, ये आ गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बोलो। तो आप कहोगे सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो होगा 1/Ka into KSP, 1/K into KSP। नोट कीजिए जरा जल्दी से इसको, 1/K into KSP फटाफट नोट करें। तो ये क्या आ गया बेटा, K इक्विलिब्रियम 1/K into KSP, ठीक है। और ये आएगा क्या, AgCN ऑलमोस्ट गॉन। H आयन क्या है, Z माइनस वाई को हम Z माइनस एक्स लिखेंगे, Z माइनस एक्स। सिल्वर आयन X है, ठीक है। और HCN कितना बन गया हमारे पास, Y, दैट इज Y इक्वल टू X, तो ये X होगी। तो बताओ ये वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आप कहोगे सर x² बाय Z माइनस एक्स आएगा। तो देयरफॉर अब ध्यान देख लो, KSP अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, KSP अपॉन K, ये एडवांस में रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है, इक्वल टू x² अपॉन Z माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। अब यहां x क्या है मुझे बस ये बता दो, x क्या है। तो x है बेटा आपका सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। x क्या है, सिल्वर आयन। और ये बताओ Z माइनस एक्स क्या है, नोट करके बताइए, व्हाट इज Z माइनस एक्स। Z माइनस एक्स H आयन कंसंट्रेशन है कि नहीं, x² बाय Z माइनस एक्स। अब देखो Z वेयर, देखिए वेयर x क्या है, यहां से सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। और Z माइनस एक्स क्या है बेटा, Z माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बताइए। तो आप कहोगे सर H आयन कंसंट्रेशन। तो आपको इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देयरफॉर KSP अपॉन Ka इक्वल टू x² अपॉन H आयन कंसंट्रेशन। और ये H आयन कंसंट्रेशन, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, स्पेशली ये याद रखिए, ये H आयन कंसंट्रेशन कहीं भी हो सकता है। एसिड में पूछे, अभी रिसेंटली ये पूछ दिया था AgCN की सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH x सपोज। ये H आयन चाहे बफर से मिले चाहे कहीं से मिले, हमें तो उससे मतलब है। तो ये बफर सॉल्यूशन से हो, एसिडिक मीडियम से हो, किसी से हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। कर लोगे। तो ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, KSP अपॉन K इक्वल टू x² अपॉन H। यहाँ लिख लेना H आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम एनी एसिड और बफर सॉल्यूशन, कुछ भी हो लिख लो उसको। H आयन कंसंट्रेशन जो है वो बफर में पूछ ले एग्जामिनर, या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, आपको तो जो pH वगैरह दिया हो उससे H आयन निकाल के पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, x सिल्वर आयन, सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, पूरी डेरिवेशन ना आए लेकिन ये फॉर्मूला और कंक्लूजन आना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN। बताओ सबसे ज्यादा कहाँ है। अभी आपने देखा ना एसिडिक मीडियम में इसका साइनाइड किसमें बदल रहा था, HCN में बदल रहा था, AgAN बन रहा था। तो मतलब ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये पॉइंट सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वाटर में आएगा, है? और इसके बाद बेसिक मीडियम में सबसे कम क्यों बताइए। बेसिक मीडियम में सबसे कम ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें सबसे कम। और इसमें सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि जो आपका H आयन है, H आयन जो एसिडिक मीडियम का, वो आपके AgCN के साइनाइड से रिएक्ट करके HCN बनाता है। तो AgCN की सॉल्युबिलिटी का क्या इक्वेशन था, आप कहोगे सर AgCN की सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन था Ag पॉजिटिव प्लस साइनाइड माइनस।
अगर एसिडिक मीडियम में Cn माइनस कम होने लगा, अगर H प्लस ने इस Cn को हटाना शुरू किया तो इसका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तो आप कहोगे सर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग। ये जितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। समझ गए? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन एसिडिक मीडियम मैक्सिमम, एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम, फिर वाटर और फिर बेसिक मीडियम में। अच्छा, एक और बात बता देता हूं वैसे तो, कि अगर नोट लिख लीजिए, फिलहाल आपके सॉल्ट का कौन सा पार्ट H प्लस से रिएक्ट हुआ है या किसकी हाइड्रोलिसिस हुई? तो आप कहोगे एनायन की हाइड्रोलिसिस हुई। अभी आपने देखा था। अगर केटायन रिएक्ट कर जाए तो लिख लीजिए जस्ट फॉर रिकॉर्ड, इफ केटायन ऑफ सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मान लो कि सॉल्ट का केटायन हाइड्रोलाइज हो जाए। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां एनायन ने रिएक्शन किया था, अगर केटायन हाइड्रोलाइज हो जाए तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। कॉमन सेंस लगाओ जरा, दिमाग लगाओ बेटा। अगर केटायन हाइड्रोलाइज होगा किसी भी, मान लो Mn पॉजिटिव हाइड्रोलाइज हो रहा है वाटर से, सॉल्ट का केटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है तो क्या बनाएगा? MOH बोले, कुछ भी हो सकता है, M प्लस, कोई भी M प्लस लिखो, MOH बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है H प्लस। अब एसिडिक मीडियम में कॉमन आयन इफेक्ट लगने लगेगा तो शिफ्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इतने हिंट सफिशिएंट है। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बोलो। सबसे ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होगा बेसिक मीडियम, फिर वाटर और फिर एसिडिक मीडियम। क्योंकि बेसिक मीडियम में OH आके इसको हटाना शुरू करेगा तो और ज्यादा रिएक्शन होगी ओवरऑल जब हम इक्वेशन लिखेंगे। तो ये नोट कर लीजिए बेटा। अब तक आपने क्या सीख लिया कि सिल्वर साइनाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे अफेक्टेड है। ठीक है, अच्छे से नोट करो। तो ये सॉल्युबिलिटी के आपने केसेस पढ़े, आप लोगों को सॉल्युबिलिटी के सभी केसेस बताए गए, जिसमें जो वैसे तो सभी केसेस इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए स्पेशली लास्ट के दो केस, दो मेनली, कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन और दूसरा, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखिए। और एक जो मैंने आपको केस बताया था कि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन केसेस से पूछा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन और सिल्वर साइनाइड, ये बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। सिल्वर साइनाइड का बफर सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बताओ, पीएच दे देगा। फॉर्मूला याद रखना बेटा, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। इस सॉल्ट का अगर दे दिया तो KSP अपॉन क्या बताया फॉर्मूला, K इक्वल टू बताओ x स्क्वायर बाय HN कंसेंट्रेशन फ्रॉम आइदर एसिडिक सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन। कुछ कहीं से भी हो, हमें क्या करना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तो ये फॉर्मूला हर बच्चे को आना चाहिए भाई। और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स मैंने बताया था, एक्स क्या है? सिल्वर आयन। तो अगर आपको सिल्वर आयन मिल जाए तो फिर आप सॉल्युबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस इसलिए बताई जा रही है कि इन केस अगर उसने कुछ सॉल्ट मॉडिफाई किया, वैसे होता नहीं है बट तो प्रोसेस पता होनी चाहिए भाई। IIT की टिकट बहुत मेहनत से मिलती है ना, अगर उसकी टिकट भी आसानी से मिलने लगे तो फिर बात ही क्या है। तो सॉल्युबिलिटी में मैं आप लोगों को एक बार गाइड कर दूं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर सभी एग्जाम में सबसे इजीएस्ट केस है, सब में आ सकता है। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको प्रिपेयर करना है इसको। ठीक है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, AgCN की जो सॉल्युबिलिटी बताई मैंने, AgCN सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक, वाटर और बेसिक मीडियम,
जेई एडवांस में पूरा डिटेल में, लेकिन बाकी नॉर्मल एग्जाम्स के लिए केवल कंक्लूजन याद रखिए। जेई एडवांस वाले बिल्कुल पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है ये एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस्ड एंड ओलंपियाड्स वगैरह पूछ सकता है, कि कोई भी में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट के ये चारों केस और इसका कंक्लूजन जो ये मैंने लिखा है, ये किसी भी एग्जाम में अपेयर हो जाएगा। उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें तो कहते इक्वेशन लिख के कॉमनली आ रहा है ना, हम कहाँ आपसे पीएच वगैरह पूछ रहे हैं। तो यहां से जेई एडवांस के लिए ये न्यूमेरिकल, इस पे आया हुआ क्वेश्चन, फेवरेट है एग्जामिनर का, फेवरेट है ये, इस पे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है उसको। ये हुआ कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन हुआ, तो जहां पे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना सिल्वर आयन, ऑलमोस्ट पूरा ऑलमोस्ट है तो पूछ लेता बचा कितना, तो मैंने बताया था आपको कि केएस क्लोराइड निकाल लीजिए वहां से फॉर्मूले से, और फिर केएसपी की हेल्प से आप सिल्वर आयन निकाल लीजिए कितना बचा हुआ है। तो बेटा ये अच्छे से आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं और इन जनरल एजम्पशन हम बहुत लेते हैं। तो जेई एडवांस में अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं आपसे, फिर से एक बार बता देता हूं। यू मस्ट चेक द वैल्यू ऑफ अल्फा बिफोर प्रोसीडिंग फॉर डायरेक्टली, otherwise the JEE advanced aspirant should always be ready to solve the quadratic, okay। चाहे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो, चाहे आपका उधर पीएच के केसेस हो, वीक एसिड वीक बेस के, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एजम्पशन ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ एजम्पशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है। ये चैप्टर एक ही मामले में खतरनाक है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो जो अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं वो आपके रॉन्ग होने लगेंगे। तो हमें डायरेक्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए और साइमल्टेनियसली हमें पता होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ की है तो हम अलर्ट हो जाए, ठीक है। सो स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल डीलिंग विद जेईई एडवांस्ड प्रॉब्लम्स। अदरवाइज नॉर्मल एग्जाम्स में तो वो अल्फा पहले ही बोल देता है, यार नेग्लेक्ट कर लो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कंसेप्ट आता है, तुम आंसर बताओ, जाओ उधर 4 नंबर ले लो। यहाँ जाओ उधर का लॉजिक नहीं है, यहाँ तो आओ इधर सॉल्व करो, सही डेटा बताओ तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो -2 की परंपरा भी है जेईई एडवांस्ड में, ठीक है। चलिए ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टरी करनी है तो आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, वैसे सभी चैप्टर आने चाहिए, एक क्वेश्चन लगभग सबसे ही आते हैं, लेकिन जेईई एडवांस्ड के इंटीजर अगर उसको बहुत ही क्लास क्वेश्चन बनाना होगा तो इन तीनों चैप्टर्स को कंबाइंड करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। एक्चुअल मजा भी वही है, ठीक है। तो कंप्लीट कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।